हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AIEEE 2010 का पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि यार हम लोग ईयर वाइज या फिर पेपर वाइज पेपर इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि इससे मल्टीपल फ़ायदे होते हैं हमारे। कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा, एक ही बार में तुम्हें पूरा का पूरा ईयर का जो पेपर आया हुआ है उस पूरा पेपर को देखने को मिल जाता है। उससे तुम्हें आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा था, कौन से चैप्टर का वेटेज कम था, किस तरीके का पेपर आया था, कितने क्वेश्चन टफ आए थे, कितने क्वेश्चन ईजी आए थे। ये सारा आइडिया तुम्हें लग जाता है एक ही बार में। दूसरी बात ये कि अगर तुम ये वीडियो देखते हो तो एक ही साथ में जब तुम्हारा रिवीजन होता है तो मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक ही बार में रिवीजन हो जाते हैं। तो इससे तुम्हारा फायदा होता है, तुम्हारा ब्रेन भी वर्क करना सीख जाता है, अलग अलग चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट सोचने को सीख जाता है एक ही साथ में। ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है जब हम लोग जेईई मेंस के एग्जाम में या फिर जेईई एडवांस के एग्जाम में बैठेंगे। तो यार इस चैनल पे मैंने सारे के सारे जेईई एडवांस के पेपर जो भी है 2010 के बाद वो सारे के सारे अपलोड करके रखे हैं, उसके पहले भी अपलोड होने वाले हैं, एंड जेईई मेंस के भी सारे के सारे पेपर सॉल्व करके रखे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है पैराबोला से, कोनिक सेक्शन। बोला इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बहुत ही स्टैंडर्ड सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप। ऐसा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पाई। ठीक है, एंड दिस टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स, देन द लोकस ऑफ पी इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना था, ये क्वेश्चन बन जाता। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल उन सारे पॉइंट का लोकस होता है जहां से अगर मैं किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। मतलब मेरे पास लेट से पी पॉइंट है, वहां से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं एंड दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये जो पी पॉइंट का है लोकस, इसी लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो हमें ये चीज पता है बहुत ही अच्छे ढंग से कि अगर मैं किसी भी पैराबोला का डेट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का डायरेक्टर सर्कल फाइंड आउट करना चाहूं, या फिर किसी भी पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल फाइंड आउट करना चाहूं, तो हमेशा क्या आता है? डायरेक्ट्रिक्स आता है। पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल वही कहलाता है। तो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वही उसका लो डायरेक्टर सर्कल होता है। दिस मीन्स इस डायरेक्ट्रिक्स पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ पी, उस पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो हमेशा 90 डिग्री आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखो। ओके, सो आई कैन सी डायरेक्टर का इक्वेशन इज, ए की वैल्यू तो 1 आ रही है, सो एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये -1, 0 से पास करेगा। सो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -1, डेट इज ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको ये फंडा याद था वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। अच्छा, जिसको अगर ये फंडा याद नहीं होता, लेट्स से तुम्हें याद ही नहीं था डायरेक्टर सर्कल, देन तुम क्या करते? देन तुम लोकस निकालने बैठते। मैं पूरा जिस्ट बता दे रहा हूँ। तुम क्या बोलते? लेट्स से दैट पॉइंट पी इज एच कॉमा के, वहां से तुम इक्वेशन लिखते y माइनस के इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एच। इस इक्वेशन को अच्छे से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख देते। अब तुम बोलते सिंस दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला, तो इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करते। या तो x को रिप्लेस करते y में क्वाड्रेटिक बनाते, या तो y को रिप्लेस करते x में क्वाड्रेटिक बनाते। क्वाड्रेटिक तुम्हारा बन जाता। जैसे ही क्वाड्रेटिक बन जाता, उस क्वाड्रेटिक में d तुम क्या करते? 0 से इक्वेट करते। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 से इक्वेट करते, तभी एक ही वैल्यू ऑफ x आएगी या फिर एक ही वैल्यू ऑफ y आएगी। उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो टेंजेंट है। जैसे ही डिस्क्रिमिनांट को 0 करते, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता वो किस में होता? m में होता। m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता। m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता तो उसके कितने रूट्स होते? दो रूट्स होते। अच्छा, अगर मैं बोल देता एक रूट m1 है, दूसरा रूट m2 है, एंड सिंस वो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो m1 m2 की वैल्यू को मैं -1 पुट कर देता। m1 m2 कितना होता है? c अपॉन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, एंड इसकी वैल्यू -1 पुट कर देता। वहां से जो लोकस आता है h, के में एक रिलेशन आ जाता, उसी को लोकस बोलते हैं।
तो ये पूरी की पूरी मेहनत करनी पड़ती, जिसको ये फंडा नहीं मालूम था कि ये डायरेक्टर सर्कल होते हैं। ठीक है, तो याद रख लो, बहुत काम आने वाला है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। वेक्टर्स इन 3D, वेक्टर्स इन 3D का बहुत ज़्यादा वेटेज है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, वेक्टर्स इन 3D को मिला दिया जाए तो हर साल लगभग 3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। इफ द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस, तीन तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, सी वेक्टर में हमारे पास कुछ अननोन गिवन है, आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। अब ये जो टर्म है ना, इसी टर्म का पूरा खेल है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, किसी भी दो वेक्टर को चूज करो वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दिस मीन्स तुम बोलोगे ए डॉट बी भी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो है, सी डॉट ए भी जीरो है। ठीक है, सो ए डॉट बी क्या जीरो हो रहा है, यस होगा ही, क्योंकि चारों ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस कहीं नहीं दिया है। और वहां पे चेक भी करोगे तो 1 × 2 ए डॉट बी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो 1 × 2 -1 × 4 इज -4 एंड 2 × 1 इज +2, सो ये जीरो आ रहा है। अगर मेरे पास, अब मैं देखूंगा बी डॉट सी, बी डॉट सी, बी यहाँ पे 2 × लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 × 1 that is 4, 1 × म्यू that is न्यू इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन, सी डॉट ए करके 0, A1 × लैम्डा that is लैम्डा, -1 × 1 that is -1, 2 × न्यू that is 2 न्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई कैन सी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 - 2 न्यू। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 1 - 2 न्यू +4 + न्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई कैन सी दिस इज 2 - 4 न्यू +4 + म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 + 2 6, दिस इज इक्वल टू 3 म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2। म्यू की वैल्यू कितनी है, 2। एक ही ऑप्शन में 2 है, तो हो गया। एंड 2 अगर इधर पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू -3 दिख भी रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी। जिसको डॉट प्रोडक्ट आता है एंड ये ऑर्थोगोनल क्या होता है उसको पता है, तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। देखो, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखना है हमें कि भाई ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। अब यार इस टाइप का कंडीशन जो है ना, बहुत इजी कंडीशन है ये। तुम ध्यान से देखो, अगर तुम मतलब ये भी मान लेते हो ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन इसको इससे इक्वेट करते हो, x एंड y की वैल्यू निकालते हो, एक्स वाई में एक रिलेशन आएगा। इसको इससे इक्वेट करते हो, एक्स एंड वाई में एक रिलेशन आएगा। इसको इससे इक्वेट करते हो, एक्स एंड वाई में एक रिलेशन आएगा। तुम्हें अल्टीमेटली पता चल जाएगा एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है एंड कितने वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, या तो वो कर दिया बेसिक मेथड जो कुछ नहीं आता है, तो दूसरा मेथड कैन बी, तुम्हें सोचो कि भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में z - z0 का मीनिंग क्या होता है मॉडुलस में, तो होता है डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ का, z0 एक पॉइंट होता है, वहाँ से z का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को z - z0 से मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सिंस यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से लिखा हुआ है, z - z0, z0 की वैल्यू 1, दिस मीन्स 1, 0 से एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है। z + 1 that is z -1, तो -1, 0 से z - आयोटा डेट इज 0, आयोटा से। ठीक है, डेट इज ये भी 1। ओके, दिस मीन्स हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी डिस्टेंस 1, यहाँ से भी डिस्टेंस 1, यहाँ से भी डिस्टेंस 1। इसके अलावा इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लोगे, तुम्हें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से तीनों का बराबर डिस्टेंस आए। हेंस कितने कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल हैं, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब यार इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो ये रिकमेंड किया जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सोचो।
जैसे बोला गया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक तो याद रखो यार ये सारी इक्वेशन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसके दो रूट्स आते हैं अल्फा कॉमा बीटा, उसकी जो वैल्यू होती है वो आती है -1 प्लस और -√3 आयोटा डिवाइड बाई 2। कैसे निकाला? तो वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो यहीं पे बोला जाता है एक रूट इज ओमेगा, एक रूट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोला है। नेक्स्ट, अगर ये इक्वेशन ये रहे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आई कैन फाइंड आउट अल्फा कॉमा बीटा। अगर इसके दो रूट्स हैं तो वो आ जाएगा 1 प्लस और -√3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें दिख रहा है इसमें और इस रूट में क्या डिफरेंस है? बस x के जगह -x है। मतलब अगर इसका रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है तो इसके रूट माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर रहे होंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया और ये याद रखा करो, ठीक है, ताकि इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ से आई कैन से अल्फा की वैल्यू इज माइनस ओमेगा, बीटा की वैल्यू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। किसी का वैल्यू कुछ भी ले सकता था मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी तो सिमेट्रिक है। अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दो फिर भी वो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। तो माइनस ओमेगा पावर 2009, माइनस ओमेगा पे पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2009। और माइनस माइनस दोनों में कॉमन निकल जाएगा एंड ओवरऑल माइनस चला जाएगा एंड ये आ जाएगा 3। ओमेगा क्यूब हमें पता होता है 1 है। ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। 3 6 जा 18 2 0, 3 6 जा 18 2 9, 3 9 जा 27 2। दिस मीन्स रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ओमेगा क्यूब के पावर में आ जाएंगे। प्लस इसमें देखा जाए तो यहाँ भी 2 बचेगा एंड ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा। ओमेगा टू द पावर 4 इज बेसिकली ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा -1। अब हमें एक और रिलेशन पता होता है, डेट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये अल्टीमेटली आ गया -1 और एक माइनस है बाहर, तो दिस इज इक्वल टू +1। तो +1 हमारा आंसर होना चाहिए, डेट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ फंसाने के लिए उन्होंने -1 भी आंसर दिया हुआ है, ताकि तुम हल्का सा भी सिली मिस्टेक करो एंड आंसर टिक करके आ जाओ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सालों बाद देखने को मिलता है कभी कभी। रिलेशंस से है, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का। वहाँ पे हमें पढ़ना होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, वहाँ पे कुछ तो रिलेशन दे देगा कि ए रिलेटेड टू बी किस तरीके से है, तो ए और बी में यहाँ समथिंग समथिंग रिलेशन दे देगा कि ए और बी इस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमें 3 चीज़ें देखनी होती है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखो ध्यान से, अगर ए रिलेटेड टू ए ही रहे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मतलब वो रिलेशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए खुद से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव है। अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए भी है। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक होता है ये। एंड नेक्स्ट, अगर ए रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो सी से, तो इस दिस इंप्लाइज ए भी रिलेटेड हो सी से। अगर ये तीनों मिल जाए एक रिलेशन में, दिस मीन्स वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। और कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों के तीनों हो जाए, दिस मीन्स वो कैसे रिलेशन हो जाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें बस यही चेक करना था कौन सा रिलेशन ऐसा है जो तीनों के तीनों है एंड कौन सा रिलेशन है जो कोई एक मिस हो रहा है। जिसमें देखो ना, आर एंड बोथ आर इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ये इक्विवेलेंस है, ये नहीं है, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली दो रिलेशन गिवन है। पहला रिलेशन में एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई है, एंड उनके बीच का जो रिलेशन है वो ये है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डब्लू, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डब्लू, जहाँ पे एक्स एंड वाई कोई भी रियल नंबर है एंड डब्लू कैसा है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है दिस मीन्स एक्स रिलेटेड होना चाहिए एक्स से। अच्छा, अगर एक्स रिलेटेड है एक्स से, दिस मीन्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डब्लू। उस टाइम पे डब्लू की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, क्या 1 एक रैशनल नंबर है? बोलेंगे हाँ, 1 एक रैशनल नंबर है, हाँ, दिस मीन्स ये रिलेशन वैलिड है, हेंस रिफ्लेक्सिव तो है।
अच्छा, अब x रिलेटेड टू y है, दिस मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू w। तो क्या y रिलेटेड टू x हो सकता है? y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/w। अच्छा, अब ये सोचो, क्या ऐसा रिलेशन पॉसिबल है? बोलेंगे हाँ। अगर w एक रैशनल नंबर है तो 1/w भी एक रैशनल नंबर आएगा। हाँ आएगा, दिस मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा, ये पॉसिबल कब होगा? जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 हो जाए या फिर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1 हो जाए, ठीक है? तो उस केस में दोनों ही सेम आ जाएंगे, देखो। या नहीं तो कुछ और भी होगा, तो ये रियल नंबर रैशनल नंबर तो आएगा, w इज एनी रैशनल नंबर, हेंस ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का सोचे, x रिलेटेड टू y है तो x अपॉन वाई डब्ल्यू है, y रिलेटेड टू z है, दिस मीन्स y अपॉन जेड भी w है। तो क्या x रिलेटेड टू z होगा, दैट इज x अपॉन जेड w होगा? बोलेंगे हाँ। w क्या है? एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, x अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन जेड, ये तो x अपॉन जेड ही आ रहा है, वो w स्क्वायर आ रहा है। एंड ऐसे सोचो कि भाई w अगर रैशनल नंबर है तो w स्क्वायर क्या रैशनल नंबर होगा? हाँ होगा। एक रैशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा रैशनल नंबर होता है क्या? हाँ होता है। दिस मीन्स क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगा? बोलेंगे हाँ हो जाएगा। दिस मीन्स r जो है कैसा है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट s के बारे में सोच लेंगे। s के बारे में भी ऐसे ही सोचेंगे, देखना ध्यान से। r का मैं एक बार साफ कर दे रहा हूं। s में क्या है? m अपॉन n p अपॉन q, m n p q सारे के सारे इंटीजर्स हैं, सच डेट n कॉमा q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो डिनोमिनेटर में है। तो बताओ, एंड दिस, ये रिलेशन, इस रिलेशन को ध्यान से देखो, क्यू एम इज इक्वल टू पी एन। इसको ध्यान से देखो, q अपॉन p या फिर m अपॉन n इज इक्वल टू p अपॉन q आ रहा है। अच्छा, दिस मीन्स ये रिलेशन ऐसा है, m अपॉन n इज रिलेटेड, दैट इज रिलेशन s नाम दिया गया उस रिलेशन का, टू p अपॉन q सच डेट m अपॉन n इज इक्वल टू p अपॉन q है। अच्छा, m अपॉन n को एक बार a बोल देता हूँ, p अपॉन q को एक बार b बोल देता हूँ। तो सोचो ये रिलेशन ऐसा है, a रिलेटेड टू b सच डेट a इज इक्वल टू b। ओके, अब तुम्हें सोचो, क्या a रिलेटेड टू a होगा? बोलेंगे हाँ, a इज ऑलवेज इक्वल टू a। क्या a रिलेटेड टू b है, डेट इज a इज इक्वल टू b है, तो क्या b रिलेटेड टू a होगा? बोलेंगे हाँ, b इज इक्वल टू a होगा। हाँ, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी होगा। क्या a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू c है, तो a इज इक्वल टू c होगा क्या? बोलेंगे हाँ होगा। दिस मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है, हेंस ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, डेट इज r एंड s बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था इक्विवेलेंस पे। तुम्हें याद होना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। चीज़ें अगर याद रहेंगी तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा पेपर ख़त्म कर लिया है? हमने 2010 का पेपर कंप्लीट कर लिया। 2010 का पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट करने टाइम ही बता दिया मैं पेपर वाइज क्यों सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अगर सारे चैप्टर्स का सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बच्चों को चैप्टर वाइज भी चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे का ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है। लेकिन मैं ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। ये तो तुम तभी अटेम्प्ट करोगे जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है, या फिर सपोज 80% भी खत्म हो चुका है सिलेबस, 70% भी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है। इसको तुम देखो, इससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन होने के साथ साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता जाएगा एंड तुम एक्चुअल जेई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है? तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।